बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 के विज्ञान विषय में आपको साइंस के जो चैप्टर हैं लेसन 11 में सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन, उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको दे रही हूँ। इन्हें आप अच्छे से पढ़ो और उन्हें लिखो और याद करो। जैसे एक सवाल है, पौधे तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? तो आपको उत्तर इस तरह लिखना है, पौधे एवं जंतुओं को भोजन, ऑक्सीजन एवं जल इत्यादि की आवश्यकता होती है। साथ ही शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है। उपरोक्त संवहन कार्यों के लिए विशेष ऊतक एवं अंग होते हैं। इन ऊतकों एवं अंगों के द्वारा ही पदार्थों का परिवहन होता है। यदि ये अंग अपना काम नहीं करेंगे तो पौधों एवं जंतुओं तक खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन एवं जल नहीं पहुंच पाएगा और वैसी स्थिति में कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। अतः पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। अगला सवाल है, रंध्र क्या हैं? रंध्रों के दो कार्य बताइए। पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचनाओं को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। ये ज़्यादातर पत्ती के निचली सतह में ज़्यादा मिलती हैं। यह रक्षक कोशिकाओं यानी गार्ड सेल से ढकी होती हैं और अन्य सहायक कोशिकाओं से घिरी होती हैं। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया इसी गार्ड सेल द्वारा नियंत्रित होती है। रंध्र के मुख्यतः दो कार्य हैं, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना और दूसरा रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, शरीर के सभी अंगों में रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो जैसा आप जानते हो कि रक्त हमें ऊर्जा देता है ना? तो रक्त शरीर के सभी अंगों को अवशोषित भोजन व ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही रक्त उन अंगों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर बाहर निकालने का काम भी करता है। रक्त शरीर में आए हुए बाह्य आक्रमणों जैसे बैक्टीरिया है, तो उन सबों को जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं वो खा जाती हैं, इसलिए वो बीमारियों से और अन्य चीज़ों से शरीर की रक्षा करते हैं। अतः यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके कारण शरीर की कोशिकाएं अपना कार्य सही ढंग से कर पाती हैं। तो रक्त जो है यही ऊर्जा देती है ना बच्चों? एक और सवाल पूछा जाता है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? तो हम लोगों ने देखा था कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें मुख्यतः दो प्रकार के ऊतक मिलते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो जल का संवहन करते हैं और फ्लोएम जो है वो भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन दोनों को हम संवहन ऊतक भी बोलते हैं। तो जाइलम जो है यह जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम यह भोजन को घुली अवस्था में पत्तियों से जड़ तक पहुंचाता है। दूसरा अंतर है कि जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं और वाहिनियों द्वारा होता है, जबकि फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चलनी नलिका एवं साथी कोशिकाओं द्वारा होता है। और जाइलम में चूँकि जिस दिशा में जल जा रहा है उसी दिशा में आपको कार्य हो रहा है, इसलिए इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, चूँकि ऊर्जा खर्च नहीं होती है। जबकि फ्लोएम में विपरीत दिशा में कार्य होता है, अतः एटीपी की आवश्यकता होती है। रक्त बहते हुए घाव से कुछ देर के बाद रक्त बहना क्यों बंद हो जाता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब चोट लग जाती है या कट जाता है या कहीं घाव हो तो उसमें से रक्त बहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रक्त का बहना रुक जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि रक्त का बहना रुक जाता है? तो रक्त में एक और कणिका होती है जिसे हम पट्टिकाणु कहते हैं। तो रक्त में पट्टिकाणु पाए जाते हैं जो चोट या घाव की जगह पर खून के बहाव को बंद करने के लिए एक जाली जैसे ढांचे का निर्माण करते हैं। और ये जाली जैसे ढांचे किस चीज़ से बनते हैं? एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। तो ये थ्रोम्बिन नामक जो प्रोटीन है ये आपको हवा के संपर्क में आकर के जाल का निर्माण करते हैं, है ना? तो ये लाल रक्त कणिकाएँ जो है इस जाल में फंस जाती हैं और थक्का बना लेती हैं, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? मान लो यदि रक्त में पट्टिकाणु ही नहीं है, तब क्या होगा?
तो जो थक्का बनाने का कार्य है पट्टिकाणुओं की सहायता से ही होता है। तो अगर ये नहीं होंगे रक्त में तो चोट लगने पर थक्का नहीं जमेगा, और अगर थक्का नहीं जमेगा तो शरीर में कहीं भी कटने से या चोट लगने से बहुत ज़्यादा रक्त जो है वो बह जाएगा, और रक्त के अधिक बहाव के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन क्यों आवश्यक है? तो शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, भोजन, पाचन, उत्सर्जन, सारी क्रियाएं हो रही है ना जैविक, तो इसके अंतर्गत जो है कुछ हानिकारक पदार्थों का भी निर्माण होता है। इनका शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा क्या होगा, ये शरीर में विष उत्पन्न करेंगे, जहर है ना, टॉक्सिन, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब आप आसानी से इस चैप्टर के सवालों के जवाब लिख पाएंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।